जी, नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट रहने वाला है, क्लास 8th की ज्योग्राफी का। और ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसी के साथ हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की 6 to 8 कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके, या थंबनेल पर नंबर दे रखा है, यहाँ मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स, हिंदी ग्रामर की मेरे द्वारा एक कंप्लीट वीडियो कराया गया है ग्रामर का 4 घंटे 42 मिनट का, उसका पीडीएफ प्लस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 हमारा रहने वाला है कृषि। कृषि को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी है? एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। क्या क्या? फसलों, फलों, सब्जियों, पशुधन, इसमें सब कुछ क्या है, शामिल है। विश्व भर में 50%, कितने? विश्व में 50% लोग कृषि पर से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। यानी 50% लोग वर्ल्ड के ऐसे हैं जो कृषि से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, चाहे वो फूल उगाना, फल उगाना, सब्जी उगाना, या पशुधन से रिलेटेड कार्य करते हैं। भारत की दो तिहाई जनसंख्या, यानी इंडिया की टू थर्ड जनसंख्या क्या है, अब तक कृषि पर निर्भर है। किस पर कृषि पर निर्भर है? अब तक कृषि पर निर्भर निर्भर है। कितना? टू थर्ड आप लोग याद रखिएगा, टू थर्ड याद रखिएगा। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि कृषिकलाप के लिए क्या है, अनिवार्य है। यानी कि स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए आपकी, सही होनी चाहिए। मृदा आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जलवायु कृषिकलाप के लिए क्या होनी चाहिए, अनिवार्य है। यानी ये सही होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए उसके लिए। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कि जिस भूमि पर हम लोग कृषि करते हैं या फसलें उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक शब्द उत्पत्ति के बारे में दे रखा है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है। तो एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? एगर या एग्री से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के एगर या एग्री शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मृदा। जिसका अर्थ है मृदा। और कल्चर जो है, कल्चर जिसका अर्थ है कृषि, जिसका अर्थ क्या है, कृषि है, करने से हुई है। किसकी? याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो आपका शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहां से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, एगर या एग्री से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, मृदा। और कल्चर का अर्थ क्या है, कृषि। कल्चर का अर्थ क्या है, कृषि। इससे इसकी हुई है। लैटिन भाषा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये वर्ड ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते ही रहते हैं। यहाँ इन सब में कल्चर जोड़ दिया गया है। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और इनको पूछ लिया जाता है। इनको 100% मुझे अब भी लगता है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाए तो एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि कहते हैं इसे। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे क्या कहते हैं, खेती भी कहते हैं। यहां से कम क्वेश्चन बनता है। लेकिन सेरिकल्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकता हूं। सेरिकल्चर से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, रेशम उत्पादन होता है। ये वर्ड आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, भले ही आपका मीडियम आपने हिंदी चुना हो, ये वर्ड ज्यादातर आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे। तो सेरिकल्चर क्या होता है आपका, देखिए, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। रेशम के कीटों का या रेशम पालन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या? रेशम पालन। रेशम पालन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम पालन शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। एक पूछ लिया जाता है, पिसीकल्चर किसे कहते हैं, तो पिसीकल्चर याद रखिएगा, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन या रेशम पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट, विटीकल्चर भी कभी कभी आपका पूछ जाता है।
द्राता कल्चर, या फिर शॉर्ट में याद रखिए अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इसे अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर ये भी पूछ लिया जाता है, उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कभी कभी क्या करता है, 4 ऑप्शन आपको इस साइड दे देगा, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और विटीकल्चर, 4 ऑप्शन यहाँ दे देगा आपको, मैचिंग के लिए भी दे सकता है। तो आपको सभी तरीके से ये सीख लेना है। सेरिकल्चर रेशम पालन, रेशम उत्पादन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर फूल या फल सब्जियां उगाने को कहते हैं। विटीकल्चर आप लोग याद रखिएगा, विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहा जाता है। और पिसिकल्चर आपके मत्स्य पालन या मछली पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं, इनमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए, स्थानांतर कृषि को विश्व भर में किस किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए, झूमिंग के नाम से कहाँ जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। स्थानांतर कृषि को विश्व भर में विभिन्न नामों से जानते हैं। तो झूमिंग खेती कहाँ कहते हैं इसको? उत्तर पूर्व भारत में कहते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में कहते हैं। रोका कहाँ कहते हैं? ब्राजील में कहते हैं। लदांग कहाँ कहते हैं? मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। किसे? स्थानांतर कृषि के अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम हैं। झूमिंग कहाँ कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में। रोका कहते हैं ब्राजील में। लदांग इसको कहा जाता है मलेशिया में। तो ये इसके अलग अलग नाम हो गए। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। तो लगभग 850 ईस्वी में, लगभग कितने में? 850 ईस्वी में कालिदी, कहां पर? कालिदी नाम का एक अरबवासी था। कहाँ, क्या नाम था? कालिदी। और कहाँ का था ये? अरब का था। जो बकरी चराने वाला था, जो क्या करता था? बकरी चराता था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। यानी कि उसकी, वो बकरी चराने वाला था, उसकी बकरियां जिस पौधे को खाया करती थीं, उसने क्या किया, एक दिन उस पौधे को चखकर देखा। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो याद रखिएगा, कहाँ का था ये व्यक्ति? अरबवासी था। 850 ईस्वी की ये बात है। कहाँ का था? अरब का था। इसका नाम क्या था? कालिदी। कहाँ? कालिदी। और कालिदी कहाँ का था? अरब का रहने वाला था। इतना इसके बारे में, 3 चीजें आपको याद रखनी। 850 ईस्वी, कालिदी, अरब का रहने वाला था। नेक्स्ट है जैविक कृषि के बारे में देख लेते हैं। जैविक कृषि, जैविक कृषि देखिए, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके बजाय पर यहाँ पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। कोई भी आनुवंशिक रूपांतरण, फसलों की ज्यादा ग्रोथ हो जाए या ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाए, उसके लिए कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। अब देखिए, इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पर 3 हो गया कंप्लीट। ये है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। अगर आप चैप्टर पढ़ने जाओगे तो 1-2 घंटे आपका चैप्टर पढ़ने में इजीली निकल जाएगा। यहाँ आपने 7 से 8 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर यहाँ तैयार कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आना। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 90% आपका एनसीईआरटी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप 9808347403 पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का आंसर खुद दोगे आप। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि किसे कहा जाता है? अगर आपने चैप्टर को मेरे साथ अच्छे से रीड किया है तो आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। गेहूं उगाने को, आदिम कृषि को, या फलों व सब्जियां उगाने को क्या कहा जाता है? उद्यान कृषि के बारे में पूछा गया है। आपको फर्स्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सेकंड, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, या पटसन को? तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है आपका, ये आपके पटसन को कहा जाता है। किसे? पटसन को कहा जाता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कॉफी कहाँ पैदा होती है? तो ये आपकी ब्राजील देश में होती है। कहाँ होती है? ब्राजील में आपकी उत्पादन इसका सबसे ज्यादा होता है। चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं।
चैप्टर नंबर 4 का नाम रहेगा उद्योग। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या रहेगा? उद्योग चैप्टर नंबर 4 का नाम रहेगा। तो देख लेते हैं, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा पर्यटन देने से उद्योग से संबंधित है। पर्यटन सेवा किससे है? सेवा देने से संबंध उद्योग है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है, क्या आप जानते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं यहीं से। तो उभरते उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। उभरते उद्योग को किससे? सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। अब प्रमुख उद्योगों का वितरण कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ये तीन मेन है, बस इसमें इतना ही पढ़ लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार बन गया है। और प्रगलन एक वर्ड है, इसको देख लेते हैं। प्रगलन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। प्रगलन क्या है आप लोग समझ चुके होंगे कि यह एक कैसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों से क्या किया जाता है? जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है। ये जमशेदपुर है, यहाँ से क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में एक दो बार आपको देखने के लिए मिल गया है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था। कब? 1947 से पूर्व, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। क्या था? टिस्को था इसका नाम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, ये टिस्को ये था इसका नाम, ठीक है ना, लिमिटेड ये था। तो टिस्को इसका नाम था। यह निजी क्या थी? यह निजी स्वामित्व में था। कहाँ था? निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने क्या किया? अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। 1947 से पहले सिर्फ टिस्को एक ही था। कहाँ था? जमशेदपुर में। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में। कहां पर? साक्षी में। कब हुआ? 1907 में। कहां पर? 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। टिस्को की शुरुआत कब की गई? 1907 में की गई। ये क्वेश्चन बिहार में शायद यही क्वेश्चन बना था कि टिस्को की शुरुआत कब की गई, तो 1907 में, 1907 में इसकी शुरुआत की गई। बाद में साक्षी नाम बदलकर, पहले और इसकी शुरुआत किस नाम से हुई थी? साक्षी नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। क्या रखा गया? जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक है। ये क्या है? सुविधाजनक स्थान पर है। अब देख लेते हैं पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। यह कहां पर है? पहले तो याद रखिएगा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कहां का? संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? ये एक महत्वपूर्ण क्या है? इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क मिनेसोटा लोहे की खानों से प्राप्त होता है। अब यहां से देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। पिट्सबर्ग क्या है? लगभग से ये कितना दूर है? 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तर मार्ग कौन सा? ग्रेट लैक्स जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग? ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। कैसा है? बहुत सस्ता मार्ग है ये। कौन सा? ग्रेट लैक्स, याद रखिएगा। ओहिया, मोनोगेला और एग्लनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहां तक जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपके लिए ले लिया। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। आप इसकी PDF के लिए 980834
47403 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप 15 से 20 मिनट में चैप्टर पढ़ भी सकते हो और रिवीजन भी इसका इजीली 15 से 20 मिनट में कर पाओगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा मानव संसाधन। चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है मानव संसाधन। यहाँ दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि कब शुरू की गई थी ये? 2015 में शुरू की गई थी, इतना याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। कितने लोगों को? 1 करोड़ भारतीयों को। कितने को? 1 करोड़। याद रखिएगा, 1 करोड़ भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जनसंख्या का वितरण, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% प्रतिशत से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी कि 90% जनसंख्या जो है आपकी जनसंख्या, ये भूमि के कहां पर? भूमि के 30% एरिया पर निवास करता है। कहां पर? भूमि के 30% एरिया पर निवास करता है। विश्व भर में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल रूप से बसे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घने बसे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा विरल बसे हुए। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप तथा उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्रों को बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है? बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखिए, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था। ये मान लीजिए आपका विषुवत हो गया 0 डिग्री, तो आपका ये हो गया उत्तर, ये क्या हो जाएगा? और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण। इतना याद रखिएगा। तो क्या बताया इसने? विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा कहां पर? उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यहाँ इस एरिया में बहुत लोग रहते हैं। यहाँ मैंने बताया था 23.5 पे आपकी क्या हो जाएगी? 23.5 पे आपकी कर्क हो जाएगी, और यहाँ 23.5 पे आपकी क्या हो जाएगी? मकर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो इतना आप लोग याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कहां पर? क्या विषुवत के कहां पर ज्यादा लोग रहते हैं? विषुवत के उत्तर में ज्यादा लोग रहते हैं, दक्षिण में कम लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मैंने बताया भी था सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एशिया महाद्वीप की है। और एशिया और अफ्रीका में मिलाकर बात करें हम लोग तो लगभग 3/4 लोग, यानी कि 4 में से 3 लोग कहाँ रहते हैं? 4 में से 3 लोग कहाँ पर रहते हैं आपके? ये आपके अफ्रीका या एशिया में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। यानी कि 100 की बात करें तो इनमें से 60 लोग कहाँ रहते हैं? ये 60 लोग सिर्फ विश्व के 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है और भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? ये वैसे मैं जब जनसंख्या पढ़ाऊंगा तो वहां करा दूंगा, बट फिर भी याद रखिएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है, इसको शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वालों ये मैं समझा चुका हूँ, बस वही है जनसंख्या घनत्व में समझा चुका हूँ, ये वही है। पर इसको चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ डाटा दे रखा है। पृथ्वी पृष्ठ के एक तिहाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मैंने भी आपको बताया था, प्रति वर्ग किलोमीटर में किया जाता है। और भारत का याद रखिएगा 382 है। कितना है? 382 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है।
संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51। कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। यानी कि हम कह सकते हैं पूरे विश्व में 1 किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के कारण, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। देखिए इसका ये आप लोग समझ सकते हो, जहां भूमि मान लीजिए प्लेन होगी वहां पर ज्यादा लोग रह रहे होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा वहां पर कम लोग रह रहे होंगे। जलवायु जहाँ की अच्छी होगी वहां लोग ज्यादा होंगे। मृदा, जहाँ उपजाऊ जमीन होगी वहीं तो लोग ज्यादा रह रहे होंगे। रेगिस्तान में कम लोग मिलेंगे आपको देखने के लिए। जल, जहां पर जल की सुविधा होगी वहीं लोग ज्यादा बसे हुए होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सभी भौगोलिक कारण है जनसंख्या को प्रभावित करने के। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। आर्थिक कारण देखिए, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। कौन कौन से? जापान में कौन सा बसा है? ओसाका। और भारत में मुंबई। ये क्या है? दोनों घसे बसे क्षेत्र हैं। ये आर्थिक कारण है। कौन सा? आर्थिक कारण। सांस्कृतिक कारण देखिए, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान पर लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारण हो जाएंगे, अच्छी आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। पुणे इसका उदाहरण के लिए एक शहर इन्होंने दे दिया है। जीवन प्रत्याशा किसे कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा देखिए, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा इसे कहा जाता है। अब देखिए यहां से पढ़ लीजिए, ये दो वर्ड दे रखे हैं, इन दो वर्ड को हम देख लेते हैं। प्रवास का एक अन्य कारण जिसमें संख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? उत्प्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रवासी। वे लोग हैं जो देश छोड़ते हैं। उत्प्रवासी कौन से लोग होते हैं? जो देश को छोड़ देते हैं, वे लोग उत्प्रवासी कहलाते हैं। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यानी कि देश में जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है जो आते हैं। और उत्प्रवासी कहते हैं जो लोग देश छोड़ देते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस आपके रह सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ने और कम होने के कारण यहाँ पर दो दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। कौन कौन से देशों में? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये ऑप्शन डाल देगा। कौन से में? संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है? आप्रवास के लोग यानी आए हैं लोग, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? जनसंख्या बढ़ गई है। और सूडान देश कैसा है? एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण यहाँ पर जनसंख्या का कमी हो गई है। यहाँ क्या हुआ है? जनसंख्या कमी हुई है। तो आप्रवास और उत्प्रवास याद रखिएगा। आप्रवास जहां लोग आते हैं, देश में लोग आते हैं। उत्प्रवास जहां लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। अब देख लेते हैं, ये हमारा हो चुका है यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट। तो इसकी एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण से आपका तात्पर्य क्या है? किसी विशेष क्षेत्र के समय में जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये है। या किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, ये है। या किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित होते हैं, ये इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 2, वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग इनको पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। तो देखिए जन्म है, बिल्कुल है। मृत्यु है, बिल्कुल है। विवाह से इसका संबंध नहीं है। जन्म है, मृत्यु है, जीवन प्रत्याशा दूसरा ऑप्शन।
तीसरा, जन्म, मृत्यु और प्रवास, प्रवास का भी फर्क पड़ता है। अप्रवास और उत्प्रवास यहाँ मैंने आपको पढ़ाया कर मैं अभी आया हूं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, 3 मुख्य कारक जिनसे जनसंख्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा जन्म और मृत्यु। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जहां लोग ज्यादा बस गए हैं वहां पर जनसंख्या बढ़ गई है, और सूडान का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि वहां से लोग क्या कर गए हैं, उत्प्रवास कर गए, यानी देश छोड़कर चले गए, इसलिए वहां पर जनसंख्या घट गई है। तो प्रवास करना यानी कि आना या जाना, इस ये रीजन हो सकता है। जन्म और मृत्यु दर भी रीजन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 1999 विश्व की जनसंख्या हो गई है। 1999 में जो विश्व की जनसंख्या हो गई है, ये आपकी 6 अरब हो गई है। 1999 का डाटा बुक में दे रखा था, लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग यही डाटा है। बाकी का आपका नेक्स्ट ईयर जब बुक आएगी तब पता चले, लेकिन अब की बार जो टिक करके आओगे आप, 1999 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो 6 अरब आपको टिक करना है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो देखिए, जनसंख्या आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण ही क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या आपका जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो इस तरीके से साथियों आपकी 6 to 8 हम लोग पहले की थी, हम लोगों ने पॉलिटी, फिर की हम लोगों ने हिस्ट्री, हिस्ट्री भी कर चुके हैं, अब हम लोग कर चुके हैं ज्योग्राफी। अब हम लोग क्या कर चुके हैं? ज्योग्राफी भी कर चुके हैं कंप्लीट। इस तरीके से 6 to 8 हमारी एनसीईआरटी की बिल्कुल एक एक, मैंने 6 और पॉलिटी और हिस्ट्री तो खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, तो ये बेस्ट नोट्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा। ग्रुप में आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। नंबर रहेगा 9808347403। आप यहाँ जुड़कर इन सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। एनसीईआरटी पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। प्लस डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन डेली सेंड किए जाते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप कॉलेज इन जॉब के लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।